कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे प्रॉब्लम देख सकते हैं। यहाँ हमें इनिशियली कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया है। कंपनी के ट्रायल बैलेंस के साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट पे, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स है ट्रायल बैलेंस के, वो कवर किए गए हैं और साथ में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट, वो एडजस्टमेंट भी कवर किए गए। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि रामजी लिमिटेड पुणे वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. The trial balance as on 31st March 2022 is as follows. तो इनिशियली हमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है और ट्रायल बैलेंस दिया है। तो ट्रायल बैलेंस ये 31 मार्च 2022 का है और हमें क्वेश्चन कहता है, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करना है वो एट द एंड देख सकते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट्स दिए, एडजस्टमेंट्स के बाद क्वेश्चन कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर financial statements of the Ramji Limited as per the Indian Accounting Standard in accordance with Division 2 of the Schedule 3 of the Companies Act 2013. तो ये Schedule 3 के अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना है और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है एज पर Division 2 of the Schedule 3 of the Companies Act. ये Division 2 शेड्यूल्स क्या है, इस पे मैंने बेसिक वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो आप जरूर देखिए जिससे आपको ये जो क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अभी आज के सेशन का हमारा फोकस है कि इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम जो है वो कंपलसरी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर इसे मतलब सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या करें, कहां से शुरुआत करें। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि देखिए एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और साथ में नोट्स टू अकाउंट भी है। तो नोट्स टू अकाउंट के बारे में तो स्टूडेंट को क्लियरिटी ही नहीं कि सर कौन से नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, कौन से नोट्स टू अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं और कौन से नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर नहीं करने हैं, इसके बारे में क्लियरिटी नहीं। तो आज के सेशन में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन में, कुछ फिर भी कुछ आपके डाउट्स या कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूंगा और आपको कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Okay, so now let us start the step by step solution to this practical question or practical problem. तो देखिए ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है जैसे कि हर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में होता है। जनरली किसी भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस जैसे कि हम जानते हैं, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट साइड में कुछ आइटम्स है जिसकी टोटल दी रहती है और क्रेडिट साइड में कुछ आइटम इसकी टोटल दी है। सो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल जनरली मैच होती है, टैली होती है इसमें। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स है कि लाइक प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ऐसे भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए शेड्यूल 3 ऑफ द 2000 कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करने हैं उसमें बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट, ये मस्ट चीज है, ये होना ही चाहिए। और जो कंपनी एक्चुअली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंट करती है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उनके लिए इसके साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। ओके, तो वो डिफरेंट चीज है। बट एज अ स्टूडेंट्स हमें एकेडमिक्स में कंपनी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट, ये प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में हमें बैलेंस शीट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है। ये फॉर्मेट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में क्या है,
अभी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ये पार्ट 1 में दिया है और पार्ट 2 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें पार्ट 2 में मिलेगा और पार्ट 1 में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, फिर भी आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। बैलेंस शीट में फर्स्ट आएंगे असेट्स, असेट्स में नॉन करंट असेट्स फर्स्ट, उसके बाद करंट असेट्स, उसकी टोटल, ये यहाँ पे हमें टोटल ऑफ असेट्स मिलेगी। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी, देन नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ऐसे इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये बहुत सारे पॉइंट्स है। ये फॉर्मेट आपको एज इट इज लर्न करना होगा। इसको कैसे लर्न करना है, इसके ट्रिक्स या कुछ टेक्निक्स है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है मैंने कहा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, इसमें है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस दिए हैं। एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस मतलब कैटेगराइज किए हैं एक्सपेंसेस, देन उसकी टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे मिलेंगे। तो टोटल इनकम जो थर्ड स्टेप में मिला है उसमें से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस मिलेगा, प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स मिलेगा। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वो हम अकॉर्डिंगली उसे भी डिस्कस करेंगे आगे आगे के इसमें वीडियो में, आगे उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको कंपनी फाइनल अकाउंट पे अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फर्स्ट बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो फॉर्मेट बनेंगे। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं आपको सेपरेट। तो नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट ये देखिए, यहाँ पे नंबर यानी नोट नंबर, पहले टाइटल लिखेंगे आप नोट्स टू अकाउंट, देन नोट नंबर के लिए फर्स्ट कॉलम, देन पर्टिकुलर एंड रुपीस। ये नोट्स टू अकाउंट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम जो भी मतलब ये देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया है ऑलरेडी कि अभी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये फर्स्ट दिया है पॉइंट, इसका नोट नंबर 1 बनेगा। अभी इस नोट नंबर 1 में क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें जो भी आइटम्स आते हैं, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हम जानते हैं कि मेनली फिक्स असेट्स आते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट, फर्नीचर वगैरह। तो उस पे डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट के बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमें यहाँ पे करंट ईयर के कॉलम में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो सेम उसका नोट बनेगा अलग से, उसका जो भी नंबर है डायरेक्टली यहाँ पे। देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, मतलब जो भी यहाँ पे टाइटल्स है असेट्स में, उस टाइटल की टोटल हमें कहाँ पे करनी है, नोट्स टू अकाउंट में करनी है, और उसके बाद यहाँ पे उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन रिलेटेड कि ये नोट्स टू अकाउंट कितने बनाने हैं सर, ये नोट्स आपने बताए ना, ये नोट्स बनाने इस फॉर्मेट में, बट कितने नोट्स टू अकाउंट बनाने, मतलब नंबर कितने हैं कि हम 5 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे या 10 बनेंगे, कितने बनेंगे। सो सी फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स है, उस पर डिपेंड करता है। अभी कैसे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट है कि असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज पीपीई। पीपीए का नोट बनेगा, कंपलसरी नोट बनेगा। क्यों बनेगा इसका रीजन मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन में। देखिए पीपीए का नोट क्यों बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे फर्स्ट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल ये दिया, उसके बाद बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर ये दिए ना। तो ये बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इसके जो एडिशन है, या इस पे आप क्वेश्चन में और एक चीज देख सकते हैं कि हमें एडजस्टमेंट में दिया है कि प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मोटर कार। तो ये डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम कहाँ पे दिखाएंगे, तो इसका कैलकुलेशन हम दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट में। तो नोट्स टू अकाउंट में ये सारे कैलकुलेशन दिखाने होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कौन से मतलब नंबर ऑफ नोट्स टू अकाउंट, कितने नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तो ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
इसका एक नोट बनेगा नोट्स टू अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी वहां पे जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बिल्डिंग जाएगा पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन प्लांट भी पीपीई में जाएगा, देन फर्नीचर एंड पिक्चर्स ये भी पीपीई में। उसके बाद है परचेसेस, परचेसेस कहाँ पे जाएंगे, परचेसेस जाएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ स्पेसिफाई किया है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में हम जो फाइनेंशियल असेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ फिर एक बार। यहाँ पे देखिए क्या है, पीपी बनाना है नहीं बनाना वो आइटम पे, अभी फाइनेंशियल असेट्स पे नॉन करंट है यहाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट आया, तो इसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा। तो बेसिकली नोट्स टू अकाउंट बनाने कितने हैं, कितने नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए आपने पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, स्टेप्स देखिए, प्रोसीजर देखिए, मेथोडोलॉजी कि आपको कंपनी फाइनल अकाउंट पे अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स फॉलो करने। फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन नोट्स टू अकाउंट के बारे में डिसाइड करना है। उसके लिए नोट्स टू अकाउंट, नंबर ऑफ नोट्स टू अकाउंट कितने प्रिपेयर करने हैं, इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। अभी क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट, अभी ये जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स दिए हैं, ये ट्रायल बैलेंस के आइटम्स अलग अलग जगह पे पोस्ट होते हैं, हमें पता है कि जैसे ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने डिस्कस किया, ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। उसके बाद बिल्डिंग जाएगा पीपीई, देन प्लांट अगेन पीपीई, फर्नीचर पीपीए में जाएगा। उसके बाद परचेसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये जाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करंट असेट्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है क्वेश्चन में दिया है वहां पे ही ये मार्क करने, शॉर्ट मतलब जो टाइटल्स है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अलग अलग असेट्स है उसके टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग टाइटल है उसके शॉर्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये कहाँ पे पोस्ट होगा, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे पोस्ट होगा, तो ये पोस्ट होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इस नोट टू अकाउंट में। सिमिलरली बिल्डिंग्स कहाँ पे पोस्टिंग होगा, इसका इसका पोस्टिंग हुआ पीपीई में, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद प्लांट का पीपीई में, फर्नीचर एंड पिक्चर्स पीपीई, देन परचेसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन इन्वेस्टमेंट्स ये जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ब्रैकेट में दिया है कि लॉन्ग टर्म, तो ये जाएंगे नॉन करंट असेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं हमें, तो नॉन करंट असेट्स में इसे रिकॉर्ड करना है हमें। ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्टिंग होगा। अभी आगे के भी पॉइंट हम ऐसे मार्क करते हैं। उसके बाद देखिए कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड कहां पे जाएगा, कैरेड आउटवर्ड जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। देन सैलरी एंड वेजेस जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखिए स्टूडेंट कि ये कहां पे पोस्टिंग होगा, इसका ये आपको क्लियर चाहिए माइंड में कि ये कहां पे पोस्टिंग होगा, तभी आप कंपनी फाइनल अकाउंट पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये क्लैरिटी कब आएगी कि ये आइटम जो है ये स्पेसिफिक आइटम जाएगा कहां पे, कि जैसे हमने अभी यहाँ पे देखिए मोटर व्हीकल्स लिए, मोटर व्हीकल्स कहां पे जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमें सारे फिक्स असेट्स लेने हैं और मोटर व्हीकल फिक्स असेट ही है, तो इसीलिए उसका पोस्टिंग होगा पीपीए में। उसके पहले देखिए सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, ये क्या है बेसिकली ईबी, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्यों, क्योंकि सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉय के लिए दिए जाते हैं ना, तो इसीलिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में उसे रिकॉर्ड करना है। अभी देखिए ये नोट्स टू अकाउंट बना, ये सेपरेटली हमने बनाया नोट्स टू अकाउंट ऐसे, अदर एक्सपेंसेस का बनाया, तो उसमें ऐसे हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। जो अभी जो पॉइंट्स यहाँ पे आया ना देखिए स्टूडेंट्स, ये कैरेज कैरेज आउटवर्ड था, इनवर्ड नहीं। कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा, अदर एक्सपेंसेस में, तो अदर एक्सपेंसेस में हमने कैरेज आउटवर्ड लिख दिया। तो इस तरह से सारे पोस्टिंग्स होंगे, और ये पोस्टिंग्स करने से पहले हमें यहाँ पे वो लिखना है कहाँ पे जाएगा। इसके बाद देखिए स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना, तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ साथ में। देखिए यहाँ पे ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अलग से नोट बनेगा, वहां पे नोट नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो करंट ईयर के कॉलम में आएगी। सिमिलरली अदर इनकम के लिए भी यहाँ पे
नोट नंबर जो भी बनाए उसका लिखेंगे, नोट नंबर और अमाउंट लिखेंगे, देन हमें टोटल इनकम मिलेंगे। टोटल इनकम के बाद एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस में आप देख सकते हैं फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए सेपरेट नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, वहां पे जो भी अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मेट में लिखेंगे। देन परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेम नोट्स अगर है पॉइंट्स तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर का पॉइंट एक्सपेंसेस में डी है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमें पता है कि सैलरी टू एम्प्लॉय, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस किसके लिए करती है कंपनी? एम्प्लॉयज के लिए। तो इसीलिए इसको टर्म यूज किया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इवन बोनस गिवन टू द एम्प्लॉय, ये भी कहां पे आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट्स टू अकाउंट सेपरेटली बनेगा। उसका नंबर हमें अभी पता है क्या? नहीं, वो कब पता चलेगा? हम वो क्वेश्चन में अभी वही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, उसका नोट नंबर आएगा, और जो भी अमाउंट आएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की वो डायरेक्टली नंबर हम इस कॉलम में लिखेंगे, करंट ईयर के कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्टिंग होता है ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के जो ये आइटम्स दिए ना हमें, यहाँ पे देखिए, फिर एक बार देखिए, यहाँ पे ये जो आइटम्स दिए हैं इनका पोस्टिंग कहां पे होगा, इस रिलेटेड आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको ये फिक्स होना चाहिए कि हाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां पे जाता है? ये जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद बिल्डिंग्स कहां पे जाएंगे? बिल्डिंग जाएंगे पीपी, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट पीपी, फर्नीचर एंड पिक्चर पीपी, ऐसे। उसके बाद देखिए अभी रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, ये रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहां पे जाएगा? रिपेयर्स टू बिल्डिंग जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये जनरल एक्सपेंस है। रिपेयर्स टू बिल्डिंग या रिपेयर्स टू मशीनरी, ये सारे जनरल एक्सपेंस। उसके बाद कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड कहां पे जाएगा? ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहां पे पॉइंट? ये अभी मैंने देखिए मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स आपको कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहां पे लिखेंगे हम? अदर एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहां पे लिखेंगे? ये लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अभी सर आप बोलोगे, आपको अगर फॉर्मेट क्लियर है आपके माइंड में, सारे पॉइंट अगर आपने लर्न किए हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके जो जितने भी आइटम्स है वो अगर आपके परफेक्ट है, तो आपको कैश इन हैंड कहां पे लिखना है, और मैं जो अभी बोल रहा हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या चीज है आपको तुरंत पता चलेगा। अगर वो आपका लर्न नहीं है फॉर्मेट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न नहीं है, तो क्या होगा? कंफ्यूज होगा। देखिए आपको यहाँ पे आप देखिए, जस्ट ये वीडियो स्टूडेंट सी थोड़ा लेंदी होने वाला है, बिकॉज सी ये कंपनी फाइनल अकाउंट पे प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आप इसको 1 आवर पकड़ के चलिए। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो इंग्लिश में चाहते हैं, ओके, फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट दिस सेम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन इंग्लिश, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका इंग्लिश में भी वीडियो, मतलब सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी सॉल्व करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां से आए। तो नॉन करंट असेट्स, उसके बाद देखिए करंट असेट्स, और करंट असेट्स में फाइनेंशियल असेट्स, और उसमें सब पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ऑब्वियसली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आएगा? कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, देन डीडीज, अगर कुछ चेक्स है या डिमांड ड्राफ्ट्स है हमारे पास है, लोगों ने दिए, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस टर्म में आते हैं। तो इसीलिए आपको कंपनी फाइनल अकाउंट पे अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये जो टोटल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसका ईच एंड एवरी आइटम बाय हार्ट होना चाहिए, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे अभी देखिए आप सबका ये फर्स्ट नॉन करंट असेट्स तो लर्न हुआ रहेगा कि दैट इज पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या आते हैं? सारे फिक्स असेट्स आते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये फिक्स असेट्स आते हैं, मोटर व्हीकल, ठीक है। इस तरह से ये जो पॉइंट्स है, ये जो आइटम्स है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने डिस्कस किया रिपेयर्स टू बिल्डिंग अदर एक्सपेंसेस, देन कैश इन हैंड, ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन है बैंक बैलेंस करंट अकाउंट का, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। दिस उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। अभी रिटर्न इनवर्ड देखिए, रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने जो गुड्स बेचे थे उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव हमें रिटर्न किए, तो इसे हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तो ये कहां पे लिखा है? देखिए ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम सेल्स लिखते हैं, और सेल्स माइनस हमें
सेल्स रिटर्न करने होते हैं ना, बेसिकली ये रिटर्न इनवर्ड्स आर नथिंग बट दीज आर सेल्स रिटर्न। मतलब रिटर्न इनवर्ड्स जो है ना, ये रिटर्न इनवर्ड्स, इसको अगर हम अदर वर्ड में बोले तो ये है सेल्स रिटर्न, या सेल्स रिटर्न्स को ही रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। देखिए इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सर इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब हमें रिटर्न आए, गुड्स आए तो कब आएंगे, जो हमने सेल किए रहे थे वही आएंगे ना, तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड होता है। यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में एक पॉइंट देख सकते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड भी है। तो रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग क्या होता है, हमने जो गुड्स परचेस किए हैं उन्हें हमने रिटर्न किया, मतलब रिटर्न आउटवर्ड। तो बेसिकली रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का ये एडजस्टमेंट कहां पे होगा, नोट्स बनेंगी, नोट्स टू अकाउंट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स हम लिखेंगे करंट असेट में, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है शॉर्ट टर्म के लिए। तो करंट हम जानते हैं कि एसेट्स में नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म असेट्स को हम करंट असेट्स कहते हैं, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म के वो जाएंगे। उसके बाद देखिए कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड ये कहां पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल ये जाएंगे करंट असेट्स के लोन्स में जाएंगे, बिल्स एंड रिसीवेबल। देन प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अभी ये प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है जनरली एम्प्लॉइज के लिए, इसीलिए ये कहां पे जाएगा, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कहां पे जाएंगे, बैड डेब्ट्स जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। देन पावर एंड फ्यूल भी जाएगा अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद गुडविल, गुडविल के लिए अलग से टाइटल ही है, मतलब आप देखेंगे अगर बैलेंस शीट में तो गुडविल, गुडविल करके एक अलग से टाइटल, तो वहां उसी नोट्स में लिखेंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस में। देन रेंट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंसेस में। उसके बाद देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभी एक यूनिक पॉइंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहां तक तो आई होप क्लियर है कि इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस में, देन रेंट एंड टैक्सेस ये भी अदर एक्सपेंसेस में। बट ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये आपने सर लिखा है कि अदर नॉन करंट असेट्स, ONCA, दैट इज अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट में क्यों जाएंगे, देखिए ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेसिकली समझिए। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। देन अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये प्रिपेयर करना है, प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना है, तो इस प्रिपरेशन के लिए जो खर्चे होते हैं उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनिशियली हम असेट साइड में दिखाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे रिटर्न ऑफ भी करते हैं। उसके बाद देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद और एक पॉइंट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर नई कंपनी है, न्यू कंपनी है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स मार्केट में बेचते समय, शेयर्स इशू करते समय शेयर्स पे डिस्काउंट देती है, तो ये एक तरह का लॉस है। ये लॉस भी हम कहाँ पे लिखते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं, और सिमिलरली इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे राइट ऑफ करते हैं। ये जो असेट्स में लिखते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसे हम फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। ओके, फिक्टिशियस असेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग में, अगर आप उसके बारे में भी अवेयर नहीं है तो चैनल पे उस पे भी एक सेपरेट वीडियो है। और अगर आपको डाउट है, मतलब किसी भी आइटम के रिलेटेड, पोस्टिंग रिलेटेड या कुछ भी डाउट्स है, तो जैसे मैंने कहा आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या मैं मेरा मोबाइल नंबर भी शेयर करने वाला हूं, तो आप उस नंबर पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये कहां पे जाएंगे, ये सारे जाएंगे अदर नॉन करंट असेट्स में। उसके बाद है अदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये जाएगा अदर करंट असेट्स में। ठीक है, तो इस तरह से पहले जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में, मतलब ट्रायल बैलेंस दिया है ना हमें भी क्वेश्चन में, तो ट्रायल बैलेंस का ईच एंड एवरी आइटम कहां पे पोस्ट होगा ये क्लियरली वहां पे मेंशन करना है, लिखना है। आप ये पेंसिल से लिख सकते हो। इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, मेन यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि हमें नोट्स टू अकाउंट कितने प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो ये क्लियरिटी आती कहां से है, तो ये क्लियरिटी यहां से आती है।
या अगर ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहा है कि पीपीई बनाना है, पीपीई पे ये करना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है, तो पीपीई हम बनाएंगे ना। तो इसलिए बैलेंस शीट में देखिए हमने लिखा है कि पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फर्स्ट नोट टू अकाउंट बनेगा। तो ऐसे अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे असेट में देखिए नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका तो नोट्स टू अकाउंट बनेगा फर्स्ट नंबर का। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका नोट टू अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड कुछ आइटम्स है क्वेश्चन में। तो अभी तक हमने जितना ये किया है वहां पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड कुछ भी आइटम्स नहीं है, तो इसलिए इसका नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा। और एक चीज स्टूडेंट्स, अभी ये जो कंपनी फाइनल अकाउंट है या कोई भी फाइनल अकाउंट हो, आप किसी भी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में। अभी ट्रायल बैलेंस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसे माइंड में रखेंगे तो आपका पोस्टिंग इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। देखिए ट्रायल बैलेंस में एक साइड डेबिट साइड होती है, एक साइड क्रेडिट साइड होती है। तो ऑलवेज माइंड में रखिए कि ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड होती है, इस डेबिट साइड में जो भी आइटम्स दिए रहते हैं ना, ये सारे आइटम्स आइदर एक्सपेंस होते हैं या असेट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का कोई भी आइटम आप उठा के देख लीजिए, वो आइदर एक्सपेंस होगा और वो असेट होगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग असेट है, प्लांट असेट है, फर्नीचर एंड पिक्चर असेट है, परचेसेस एक तरह के एक्सपेंसेस है, देन इन्वेस्टमेंट असेट है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस हो गया ना, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस, देन मोटर व्हीकल असेट है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस है। तो बेसिक पॉइंट इज दैट कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड है, उस डेबिट साइड में सिर्फ एक्सपेंसेस और असेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड असेट्स होते हैं। और ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड में हमें सारे लायबिलिटीज मिलेंगे और इनकम्स मिलेंगे। अभी देखिए शेयर कैपिटल लायबिलिटीज में लिखते हैं, डिबेंचर लायबिलिटी, पेंशन फंड लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी। उसके बाद सेल्स इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस है, देन डिपॉजिट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, इन अनक्लेम डिविडेंड ये लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम है। तो ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड के आइटम्स क्या होते हैं, आइदर लायबिलिटी और इनकम, ठीक है। और हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है उसमें पोस्टिंग करना रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स एंड गेन आते हैं, मतलब नॉर्मली। और बैलेंस शीट में असेट्स होते हैं या लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रिक माइंड में रखेंगे कि डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस होगा या असेट होगी, तो आपका पोस्टिंग इजी हो जाएगा। और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस या तो लायबिलिटी है या इनकम है, ऐसे माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद डेबिट साइड होगी, डेबिट साइड के बाद देखिए सारे क्रेडिट साइड के आइटम्स है। तो क्रेडिट साइड में हमने पहले ही 2-4 आइटम्स डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया। देखिए क्रेडिट साइड में फर्स्ट है शेयर कैपिटल, तो ये कहाँ पे जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। देन 9% डिबेंचर्स ये जाएंगे एनसीएल, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में भी कहाँ पे, स्पेसिफिकली बोरोविंग्स में जाएंगे। उसके बाद पेंशन फंड जाएगा करंट लायबिलिटीज में, प्रोविजंस में। देन कैपिटल रिजर्व ये जाएंगे अदर इक्विटी करके हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है, मतलब कंपलसरी बनाना होता है। देन सेल्स कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिलेटेड यहाँ भी एक पॉइंट था, ये क्या था डेबिट साइड में, देखिए यहाँ पे ये बेसिकली था सेल्स रिटर्न। और ये सेल्स कहाँ पे जाते हैं, वही मतलब सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। और ये एडजस्टमेंट कहाँ पे होती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस नाम की नोट्स टू अकाउंट हम नोट्स बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ये अदर इक्विटी, डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटीज में, बोरोविंग्स में जाएंगे। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में जाएगा, ये अनक्लेम डिविजन अदर करंट लायबिलिटीज ओसीएल अदर करंट। देन ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, देन बिल्स पेएबल में अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट अदर करंट लायबिलिटीज, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड ये भी अदर इक्विटीज में जाएगा। देन प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट करंट लायबिलिटीज में। देन रिटर्न आउटवर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। तो इस तरह से पोस्टिंग। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज। देन अदर ऑपरेटिंग इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज में जाएगी बोरोविंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी
जस्ट मिनट, क्वेश्चन देखिए, मैं आपको जूम करा के दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना, तो ये क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया है, उस ट्रायल बैलेंस का हमने हर आइटम का पोस्टिंग कहाँ पे होगा ये अभी यहाँ पे मेंशन करके लिखा है, रखा है। ठीक है, ये हो गया। ये एक चीज, मतलब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स के हमें पोस्टिंग कहाँ पे करनी है ये मार्क करना है। ठीक है, इसके साथ ट्रायल बैलेंस, अभी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हमें एडजस्टमेंट्स भी दिए है ना, तो एडजस्टमेंट्स, अभी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट कैसे होंगे वो भी पहले मार्क करने हैं, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स कितने बनेंगे, कितने नोट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो पहले अभी एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट्स में देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स एंड मोटर व्हीकल एट 5% पर एनम एज पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल्स पे। तो यहाँ पे देखिए, हम एडजस्टमेंट के लिए क्या करते हैं, जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट्स है, ओके, जिन जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट है उन आइटम्स के लिए हम यहाँ पे मार्किंग करके रखते हैं पहले से। तो अभी मार्किंग कैसे करना है देखिए, यहाँ पे पेन लिया मैंने। अभी बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग पे एक एडजस्टमेंट है ना जिसपे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बिल्डिंग पे मैं एडजस्टमेंट मार्क करूंगा। उसके बाद मोटर व्हीकल पे, मोटर व्हीकल पे भी एडजस्टमेंट मार्क करूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट मार्क हुआ है, उसके बाद मोटर व्हीकल पे भी एडजस्टमेंट मार्क हुआ है। तो मतलब ट्रायल बैलेंस के ये जो दो आइटम्स है, इस पे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल। प्लांट पे है क्या डिप्रिसिएशन? नहीं है, इसलिए प्लांट पे मार्क नहीं किया हमने। देखिए यहाँ पे है ना, क्वेश्चन में ही दिया है कि कहाँ कहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, हमने वो मार्क कर दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ये एडजस्टमेंट करनी है हमें ट्रेड रिसीवेबल्स पे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है यहाँ पे, अभी देखिए क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो वहां पे ट्रेड रिसीवेबल्स पे हम एडजस्टमेंट मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट मार्क होगी। तो बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल एंड ट्रेड रिसीवेबल, ये तीन आइटम पे अभी तक एडजस्टमेंट मार्क हुई। तो ऐसे ही हमें सारे एडजस्टमेंट्स देखने हैं और वो मार्क करने। अभी नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट है द डायरेक्टर्स प्रोपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमें डिविडेंड पे करना है 8% से। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना यहाँ पे, उस पे भी एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट मी शो यू, इक्विटी शेयर कैपिटल पे हो गया ना एडजस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड एट ₹30,000। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, इसके दो सेपरेट इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट इसका होता है, ये टैक्सेशन रिलेटेड है ना, तो इसका एक इफेक्ट होता है प्रोविजंस में। देखिए प्रोविजंस नाम का हम अलग से एक आइटम है या टाइटल है हमारे फॉर्मेट में ही, तो प्रोविजंस में वो फर्स्ट जाएगा। देखिए प्रोविजंस में मैं आपको दिखाता हूँ लायबिलिटीज में कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में है। देखिए एक जस्ट अ मिनट, प्रोविजंस कहाँ पे आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। देखिए यहाँ पे प्रोविजंस करके पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक इफेक्ट होगा किसका, टैक्स का, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, तो ये इसका यहाँ इफेक्ट होगा, मतलब प्रोविजंस नाम की एक नोट्स टू अकाउंट सेपरेटली बनेगी। ठीक है, और इसके साथ ही क्या करना है हमें, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इसका दूसरा इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में। अभी ये टैक्स है ना, तो यहाँ पे देखिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। लेट मी शो यू, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये फॉर्मेट है। यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस है ना, तो यहाँ पे करंट टैक्स में यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे करंट टैक्स में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ इसी कॉलम में, करंट ईयर के कॉलम। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये जो एडजस्टमेंट है, इसके सेपरेट इफेक्ट नहीं, सेपरेट इफेक्ट होते हैं, कहीं पे मार्क करने की जरूरत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली।
तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बताया ही आपको कि जो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो राइट ऑफ होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे हमें एडजस्टमेंट मार्क करनी है। यहाँ पे हम पेन लेते हैं, देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट मार्क होगी। ये 8,000 रुपीज हमें कंप्लीटली राइट ऑफ करनी है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम अदर नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, और अदर नॉन करंट एसेट्स में जहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए वहां से 8,000 माइनस करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, सेकंड इफेक्ट होगा अदर एक्सपेंसेस में। हम एक्चुअल इसका जब पोस्टिंग करने जा रहे हैं ना आगे इसके सॉल्यूशन में, तो वहां पे वो डिस्कस करते हैं। अब भी जस्ट हम एडजस्टमेंट मार्क कर रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 2022। तो जो डिबेंचर्स है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें दिए डिबेंचर्स, इस डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है फुल ईयर का। तो ये इंटरेस्ट क्या होगा, यही डिबेंचर्स में हम ऐड करेंगे उसे, और सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट के लिए मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹34,000। तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है, मतलब ये बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, एक इफेक्ट जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा इन्वेंट्रीज में। अभी इन्वेंट्रीज कहाँ पे, अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छी तरह से आपको याद है, आपने लर्न कर दिया है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में जो करंट असेट्स है, यहाँ पे देखिए करंट असेट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज में सारे क्लोजिंग स्टॉक आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएंगे। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या किया है दोस्तों, हमने ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस का टोटल पोस्टिंग मार्क किया है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे पोस्ट होगा, और ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स है जिसपे एडजस्टमेंट्स है वहां पे एडजस्टमेंट मार्क करके लिखे। तो हमें पता है कि जिस आइटम पे एडजस्टमेंट्स होती है वहां पे हम क्या करते हैं, उस आइटम को इनर कॉलम में उसकी अमाउंट लिखते हैं और एडजस्टमेंट के लिए स्पेस रखते हैं, ठीक है। अभी चलिए इसका पोस्टिंग कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका पोस्टिंग होगा। पूरा ट्रायल बैलेंस मैंने पोस्टिंग करके दिखाया स्टूडेंट, जितने भी आइटम्स है हर आइटम का पोस्टिंग होगा एप्रोप्रिएट नोट्स टू अकाउंट में, और सारे एडजस्टमेंट के भी इफेक्ट दिए हैं, दोनों इफेक्ट के साथ पूरा, मतलब क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z पोस्टिंग आपको इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में आपको सारा पोस्टिंग मिलने वाला है, मिल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बिल्डिंग पीपी। इसके पहले और एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई कि नोट्स टू अकाउंट बनाने कितने हैं, हाँ कितने नोट्स टू अकाउंट बनेंगे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स है ना असेट्स में, टोटल लाइक पीपी कैपिटल वर्किंग, ये लगभग 30 है। और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारे आइटम्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 आइटम्स है इसमें भी। तो क्या हमें सारे नोट्स टू अकाउंट बनाने होते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू अकाउंट कितने बनेंगे, अभी हम ये डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड किससे होता है, आपने जो यहाँ पे मार्क किया है ना इसी से डिसाइड होगा। तो ये कैसे होगा, देखिए फर्स्ट अपना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की नोट बनने वाली है। तो सीक्वेंसली जाना है आपको, कैसे सीक्वेंस फॉलो करना है, देखिए यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अगर आपने ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कितने नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं कंपनी फाइनल अकाउंट में। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखिए फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, लेट मी शो यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी आप ही मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स टू अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। यस बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये जो पॉइंट है ना सर, ये मतलब बहुत सारी जगह पे आया है, बिल्डिंग पीपीए में आता है, प्लांट फर्नीचर ये पीपीई में आता है ना, तो ये पीपीए का नोट्स, पीपीई का नोट्स टू अकाउंट तो बनेगा। तो इसीलिए फर्स्ट नोट टू अकाउंट क्या बनेगा हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नंबर 1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नोट्स टू अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CWIP, अगर CWIP पे कोई यहाँ पर पोस्टिंग है, मतलब कोई आइटम ट्रायल बैलेंस का
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अगर पोस्ट हो रहा है तो CWIP, आपने अगर ये अच्छे से जब भी हम ये मार्क कर रहे थे ना पोस्टिंग, अगर अच्छे से आपने याद रखा है तो आपको पता चलेगा कि सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोग्रेस रिलेटेड तो कोई भी आइटम इस क्वेश्चन में नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए दोस्तों कि प्रॉपर्टी, ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ना, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि उस रिलेटेड कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। तो हम क्या खाली नोट्स टू अकाउंट बना के छोड़ेंगे? नहीं, नोट्स टू अकाउंट तभी बनाना है जब उसमें कुछ आइटम्स हम लिखने वाले हैं और कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं उसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट्स टू अकाउंट बनेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी आईपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईपी है, आईपी का भी आप देखेंगे ना तो ट्रायल बैलेंस में देखिए कहीं पर भी आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करके पॉइंट आया ही नहीं है यहाँ पे। तो उसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। तो नोट्स टू अकाउंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा नहीं, बनने वाला। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल आया क्या क्वेश्चन है? हाँ सर गुडविल आया है, हमने देखा था, हमें याद है गुडविल आया। तो क्या करेंगे हम? गुडविल का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। तो ये गुडविल का नोट नंबर क्या आ रहा है? गुडविल का जो नोट बनेगा ये 2 नंबर का नोट्स टू अकाउंट बनेगा, और उस नोट में जो भी अमाउंट आएगा मतलब नोट्स टू अकाउंट में, वो यहाँ पे करंट ईयर के कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, अभी मैं गुडविल का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखा है ना, गुडविल कहीं पे तो मार्क करके रखा है, देखिए यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल वही नोट्स टू अकाउंट बनेगा ना, वहीं पे जाएगा। ठीक है, गुडविल के बाद देखिए, गुडविल के बाद अभी मैं यहाँ पे स्लाइड शिफ्ट कर रहा हूँ एक, बट आपके पास क्या होता है क्वेश्चन, आप अगर आपके नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपके पास क्वेश्चन अलग से है और आपका फॉर्मेट नोटबुक में है। तो नोटबुक के फॉर्मेट में आप देख के डायरेक्टली नंबर नोट कर सकते हैं ना। हाँ, किस पीपीई का नोट्स टू अकाउंट बनेगा? बनेगा 1 नंबर। कैपिटल वर्क नहीं बनेगा, डैश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट्स नहीं बनेगा। गुडविल का बनेगा 2 नंबर का। उसके बाद अदर इंटेंजिबल असेट है क्वेश्चन में, लाइक अदर इंटेंजिबल असेट्स में क्या आता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ऐसा कुछ है क्वेश्चन में नहीं, तो इसलिए उसका भी नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा। देन इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, कि लाइक पेटेंट्स लेने वाले हम, मतलब कोई भी इंटेंजिबल असेट्स अगर अंडर डेवलपमेंट है, मतलब उसके उस पे काम चल रहा है, तो ऐसे कुछ दिया है क्वेश्चन में? नहीं सर, ये भी नहीं दिया। उसके बाद बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बेरर प्लांट, बायोलॉजिकल असेट्स भी नहीं दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजिकल असेट्स टर्म है, ये न्यू टर्म ऐड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में। बायोलॉजिकल असेट्स में मेनली लाइव स्टॉक आता है। लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं ना, हॉर्सेस है, कैटल्स है, उसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल असेट्स में आते हैं। और कुछ प्लांट्स भी अदर देन बेरर प्लांट्स। तो बेरर प्लांट्स क्या होते हैं? जो कुंडी बोलते हैं ना हम, कुंडी को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना, तो वो छोड़ के, मतलब अदर देन बेरर प्लांट्स, जो भी परमानेंट प्लांट है, पेड़ जो है एक ही जगह पे, वो सारे यहाँ पे आते हैं बायोलॉजिकल असेट्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में देखिए 4 सब पॉइंट्स है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है क्या इन्वेस्टमेंट पे? तो वो चेक करना है हमें। अगर अब याद नहीं आ रहा है तो चेक करना है कि हाँ इन्वेस्टमेंट है क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे कुछ आइटम है क्या क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे कहीं हमने मार्क कर दिया है क्या? देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए है कहीं पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना उसमें। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, ये कहाँ पे आएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, एनसीआई, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नोट्स टू अकाउंट बनेगा। ओके, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नोट्स टू अकाउंट बनेगा और उसका नोट नंबर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे देखिए मतलब असेट्स में जो नॉन करंट असेट्स है उसमें सिर्फ अभी तक सिर्फ 3 ही नोट्स टू अकाउंट बनाए हमने। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो ये ट्रेड रिसीवेबल कौन से? नॉन करंट, मतलब लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड रिसीवेबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल दोनों जगह पे आते हैं, शॉर्ट टर्म ये करंट असेट्स में भी आते हैं और नॉन करंट में भी आते हैं। तो जनरली लॉन्ग टर्म के ट्रेड रिसीवेबल नहीं होते हैं, बट अगर करंट क्वेश्चन में है तो देखते हैं, अगर है तो उसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखिए तो ऐसे
हर कोई पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल देखिए शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले है क्या, नहीं है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल नहीं है मतलब हम उस पे नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट उस पे बनेगा नहीं बनेगा। देन उसके बाद लोन्स, उससे रिलेटेड भी पॉइंट नहीं है, अदर्स पे कुछ नहीं है, डेफर्ड टैक्स असेट्स भी नहीं है, मतलब हमने अगर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स इन एडवांस में पे करके रखा है तो उसे डेफर्ड टैक्स असेट्स कहते हैं, वो भी नहीं। बट अदर नॉन करंट असेट्स है, अदर नॉन करंट असेट्स हमने डिस्कस किया था ना कि अदर नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आता है। अदर नॉन करंट असेट्स में आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये तो अदर नॉन करंट असेट्स का नोट्स बनेगा, नोट्स टू अकाउंट बनेगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है आपको अभी देखिए सारे पॉइंट। एक मिनट, हाँ ये जूम इन मैं इसलिए करता हूं कि जब जो स्टूडेंट मोबाइल पे देखते हैं ना वीडियो, उनको ये जो लिखा हुआ है ना ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में नहीं आते। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आपको पूरा सब विजुअलाइज हो जाता है, बट मोबाइल पे थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं जूम करके। तो अभी देखिए असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, नॉन करंट एसेट में देखिए सिर्फ 4 नोट्स टू अकाउंट बनाने, पहले पीपीए के लिए, उसके बाद गुडविल का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का, एंड देन अदर नॉन करंट असेट्स का। ये 4 ही नोट्स टू अकाउंट बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी टोटल नॉन करंट असेट्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद देखिए करंट असेट्स है, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है। तो इन्वेंट्रीज पे हमने डिस्कस किया था, देखो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज में आता है, तो इसलिए इन्वेंट्रीज का नोट्स टू अकाउंट बनेगा। इन्वेंट्रीज का नोट्स टू अकाउंट के लिए 5 नंबर लिखा देखिए यहाँ पे, तो इसलिए नोट्स टू अकाउंट 5 नंबर का। उसके बाद फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के ट्रेड रिसीवेबल्स थे देखिए हमने डिस्कस किया इसलिए बने। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने समझाया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्वेश्चन में, उसका भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा। देन बैंक बैलेंस अदर देन 3, मतलब ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज का नोट्स टू अकाउंट बनेगा 5 नंबर का, ट्रेड रिसीवेबल का भी बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी बनेगा। देन बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ है क्या, तो नहीं है, वो नहीं। उसके बाद लोन्स, शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स कुछ है तो वो आएंगे यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या आते हैं, बिल्स रिसीवेबल वगैरह आते हैं। देन अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स हमने लिखा था देखिए क्वेश्चन में, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ यहाँ पे एंड में देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अदर करंट असेट्स है। और लोन जो है बिल्स रिसीवेबल देखिए करंट असेट में, तो ये शॉर्ट टर्म लोन में आता है। तो ये देखिए अभी बैलेंस शीट का जो असेट साइड है, मतलब बैलेंस शीट की टोटल असेट्स है, उसमें नोट्स टू अकाउंट कितने बनने जा रहे हैं। फर्स्ट पीपीई के लिए 1 बनेगा, गुडविल का 2, इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट्स का 3, शॉर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स का 4th, इन्वेंट्रीज का 5th, ट्रेड रिसीवेबल का 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 7 नंबर का, उसके बाद लोन्स का 8 एंड अदर करंट असेट्स का 9। मतलब बैलेंस शीट की जो असेट साइड है, उस असेट साइड को सारे आइटम्स अगर हम देखेंगे असेट साइड के, तो उसके लिए टोटल असेट साइड के लिए सिर्फ 9 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे, 9 बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अभी हमें पता है कि इसके बाद क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखिए पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका नोट्स टू अकाउंट हर क्वेश्चन में बनाना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल का बनाना ही है। उसके बाद अदर इक्विटी का भी नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है, हर क्वेश्चन में करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड पॉइंट्स हर क्वेश्चन में होते हैं। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल तो होता ही है और साथ में ये अदर इक्विटी भी होती है, तो ये नोट्स टू अकाउंट हर क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10, अदर इक्विटी 11, ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये नॉन करंट लायबिलिटीज है। फर्स्ट आपको अभी कुछ कुछ क्लिक होगा, आप कनेक्ट कर पाओगे और आपको याद भी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट बना, अदर इक्विटी का बना, उसके बाद टोटल इक्विटी आएगी। देन लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फर्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। मतलब लायबिलिटीज जो है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई की है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट है फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज में बोरोविंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स यहाँ पे आएंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या है ना, हमने एक मार्क किया है देखिए डिबेंचर्स, तो ये डिबेंचर्स आएंगे बोरोविंग्स में लॉन्ग टर्म, और डिबेंचर पे एडजस्टमेंट भी है, तो इसीलिए बोरोविंग्स का नोट्स टू अकाउंट बनेगा, बोरोविंग टाइटल का। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेएबल, अभी ट्रेड पेएबल देखिए लॉन्ग टर्म के ट्रेड पेएबल है क्या, नहीं, शॉर्ट टर्म के उसके हमारे क्वेश्चन में।
उसके बाद अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं, प्रोविजंस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते, देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इसका नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए फाइनेंशियल लायबिलिटीज में फर्स्ट है बोरोविंग। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में फर्स्ट बोरोविंग जो है, इसमें क्या आता है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, और करंट क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके, तो इसलिए बोरोविंग्स का मतलब बोरोविंग्स के दोनों लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में बोरोविंग्स का नोट टू अकाउंट बनेगा 12 नंबर का, और करंट लायबिलिटीज में भी बोरोविंग्स का नोट टू अकाउंट बनेगा 13 नंबर का, दोनों बनेगा। देन है ट्रेड पेएबल। अभी ट्रेड पेएबल में शॉर्ट टर्म ट्रेड पेएबल होते हैं हर क्वेश्चन में, मैंने बोला, तो इसलिए उसका नोट्स टू अकाउंट बनता है। ओके, ट्रेड पेएबल शॉर्ट मतलब जो डेटर्स होते हैं ना हमारे, बेसिकली सॉरी डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम ट्रेड पेएबल, तो ये लगभग हर क्वेश्चन में होते हैं, इसलिए इसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा। देन अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज कुछ है, अदर करंट लायबिलिटीज कुछ है, तो उसका बनेगा। देन प्रोविजंस, तो प्रोविजंस का तो बनता ही है हर क्वेश्चन में, तो इसलिए प्रोविजंस का 15 नंबर। सी अदर करंट लायबिलिटीज भी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद प्री प्रोविजंस है। ये यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी हमने मार्क किया है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए हमने ओसीएल लिखा है, ओसीएल अदर करंट लायबिलिटीज लिखा है ना ऑलरेडी, तो ये पॉइंट्स वहां पे आने वाले हैं। एंड देन करंट लायबिलिटीज में प्रोविजंस भी है, प्रोविजंस का भी है ना, तो ये नोट्स बनेंगे हमारे। ओके, तो बैलेंस शीट में भी प्रोविजंस, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखिए कितने नोट्स बने, इक्विटी शेयर कैपिटल 10, अदर इक्विटी 11, देन बोरोविंग्स 12, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, then short term borrowings 13, trade payable 14, other current liabilities 15, then provisions 16, then current tax liabilities, अगर कुछ current tax liabilities है क्वेश्चन में तो उसका बनेगा। तो current tax liabilities इस क्वेश्चन में as such कुछ नहीं है अभी के लिए, तो इतने ही, मतलब जो बैलेंस शीट है हमारा, उस बैलेंस शीट में टोटल बैलेंस शीट के हम कितने नोट्स टू अकाउंट बनेंगे, 16 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी तुरंत देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका नोट्स टू अकाउंट कंपलसरी बनता है स्टूडेंट्स। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 17 नंबर का, उसके बाद अदर इनकम का भी बनेगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का भी बनेगा। ये कुछ नोट्स टू अकाउंट है, ये कंपलसरी बनाने, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा जो भी नंबर आएगा, देन अदर इनकम बनेगा तो उसका 17 18 आ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 19 आ रहा है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज ये भी पॉइंट नहीं, बट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट नंबर 20 बनेगा। देन फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट वगैरह लोन पे दिया वो भी है, तो उसका भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा। देन डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा। तो देखिए परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा, चेंजेस ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश स्टॉक नहीं बनेगा, बट एम्प्लॉय बेनिफिट का बनेगा, तो इसलिए 20 नंबर का नोट टू अकाउंट बनेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का। देन 21 नंबर का बनेगा फाइनेंस कॉस्ट के लिए, देन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के लिए 22 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए अभी नोट्स टू अकाउंट 20, 21, 22 ये बने। ठीक है, उसके बाद 23 भी है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट्स है जो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, तो ये भी नोट्स टू अकाउंट हर किसी क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस तक 23 हो गए। अभी बैलेंस शीट का जो ये आगे वाला फॉर्मेट है ना, टोटल एक्सपेंसेस मिलने के बाद देखिए ये बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये अदर एक्सपेंसेस के बाद वाला फॉर्मेट है ना, ये यही इंटरनली ही करना है, तो मतलब यहां तक ही नोट्स टू अकाउंट बनेंगे, मतलब इन ऑल 23 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे। तो पहले देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, देन अदर इनकम, तो यहाँ पे टोटल इनकम मिलता है स्टेप नंबर 3 में, और टोटल इनकम के बाद तुरंत एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस में ये 7 सब पॉइंट्स है, और इनका एडिशन करके हमें टोटल एक्सपेंसेस मिलता है। तो यहाँ क्या होता है, टोटल इनकम मतलब ये 3rd नंबर का पॉइंट है ना, ये टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस हमने किया, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स मिलता है। ओके, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स मिलता है, और उसके बाद ये जैसे मैंने बोला अगर एक्सेप्शनल आइटम है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये पार्ट हम एक्चुअल जब अभी ये टैली करेंगे ना क्वेश्चन तब देखेंगे। तो अभी क्या क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स, अभी आपको अभी देखिए हमारा अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना वीडियो, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ है कि हमें 23 नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं।
23 नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो 23 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे कैसे, किस फॉर्मेट में बनेंगे, ऐसे ऐसे। तो पहले देखिए यहाँ पे पहले बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसे वन वन करके कितने बनेंगे 23। उसे भी सीक्वेंसली ही बनाना है, जैसे सीक्वेंसली मतलब जैसे जैसे हम पोस्टिंग करेंगे अकॉर्डिंगली, पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली इतने नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या क्या क्लियर हुआ है, एक बार रिवाइज करते। हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया, और जो ट्रायल बैलेंस के जितने भी सारे आइटम्स है, ट्रायल बैलेंस के जितने भी सारे आइटम्स है, उनका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये पूरा डिस्कस किया। अभी देखिए मैं टाइम देख रहा था, अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो लगभग 1 आवर हो गया, अभी तक हमने डिस्कस किया ना, 1 आवर का वीडियो बन गया। अभी यहाँ से हम ये जो पूरा ट्रायल बैलेंस है, इसका पोस्टिंग करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो अभी हो सकता है अभी हाफ एन आवर लगे, बट अभी तुरंत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक डिस्कस किया यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स, इसका पोस्टिंग कहाँ पे होगा ये डिस्कस किया। उसके बाद एडजस्टमेंट मार्क किए, और नोट्स टू अकाउंट कितने बनेंगे ये भी डिस्कस किया। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अभी मार्क किया है कि टोटल 23 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे हमारे, और कौन कौन से बनेंगे ये लिखा है हमने यहाँ पे। तो हम पीपीई का बनेंगे, गुडविल का बनाएंगे, देन इन्वेस्टमेंट का बनाएंगे नॉन करंट असेट्स में, उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स का बनाएंगे, और वहां पे पोस्टिंग करेंगे। तो ये टाइटल लिख के आपको नोट्स टू अकाउंट रेडी रखने हैं। कैसे रेडी रखने हैं, देखिए नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेंगे आपके, यहाँ पे पीपीई का बना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का ये नोट्स टू अकाउंट आपका रेडी रहना चाहिए, ये भी बनेगा। देन नेक्स्ट देखिए, जो भी 6 नंबर का है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी रेडी होना चाहिए आपका। देन 23 नंबर का पता है हमें अदर एक्सपेंसेस का, ये भी आपका नोट्स टू अकाउंट रेडी ऐसे बना के रखने का है, और उसके बाद इसमें पोस्टिंग होगा। ओके, तो इन ऑल अभी हम ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसका पोस्टिंग एक्चुअली, तो अभी आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट प्रिपेयर है, और 23 नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर है, 23 नोट्स टू अकाउंट है। तो ये सारे अगर आपके रेडी है तो हम अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने पीपीटी बनाया है, तो मेरे पास है ही चीज, है ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले देखिए अभी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल। ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो नोट बना है यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट्स बना है, वहां पे जाएगा स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2021, और इसे इनर कॉलम में ही लिखना है। यहाँ पे देखिए वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल, ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, इसका पोस्टिंग होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हमने यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रायल बैलेंस है उसका फर्स्ट आइटम हमने अभी पोस्ट कर दिया है। उसके बाद सेकंड है बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बाद देखिए प्लांट है, फर्नीचर है, ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे जाते हैं, पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसे हम पीपीई में ट्रांसफर करेंगे, वहां पे बिल्डिंग्स पे एडजस्टमेंट है, इसलिए बिल्डिंग्स का जो नंबर है वो लिखेंगे इनर कॉलम में। देखिए पीपीई बनाए नोट्स अकाउंट, इसमें फर्स्ट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की अमाउंट कहाँ पे लिखी मैंने, इनर कॉलम में लिखी, और यहाँ पे उस पे जो डिप्रिसिएशन आएगा वो माइनस करके अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लांट है, प्लांट पे देखिए कुछ एडजस्टमेंट हमने मार्क नहीं की, तो प्लांट डायरेक्ट अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा, प्लांट पे एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में उसे लिखना है। ठीक है, देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में ही लिखेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जिसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीस। ठीक है, इस तरह से पोस्टिंग होगा। अगर आपने ये सारे आइटम्स जो है इस पे अगर डायरेक्टली ऐसे लिखा है तो पोस्टिंग बहुत इजी बन जाता है, आपका पोस्टिंग तुरंत हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर एंड पिक्चर्स के बाद है परचेसेस, परचेसेस कहाँ पे पोस्ट करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो अभी पोस्टिंग करते हैं इसे।
अभी फर्नीचर के बाद देखिए परचेसेस है, तो परचेसेस जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे परचेसेस। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट्स टू अकाउंट है ना, ये फिक्स फॉर्मेट में बनता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, उसके बाद ऐड परचेसेस करेंगे, उसके बाद और कुछ इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो वो भी ऐड करेंगे, और उसका का एडिशन आएगा, एडिशन मिलेगा हमें, उस एडिशन में से देन रिटर्न आउटवर्ड लेस करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, और जो भी नंबर, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये नंबर मिलता है। देखिए इस तरह से मैंने ये नोट्स टू अकाउंट आपको प्रॉपरली दिखाया इसलिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट्स टू अकाउंट आपको इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है। मतलब क्वेश्चन में आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट बनाएंगे तो ये पहले लिख के रख दिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेसेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फ्रेट, देन लेस रिटर्न आउटवर्ड, मतलब जो परचेस किए थे हमने उसमें से कुछ रिटर्न किया है, देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और जो भी नंबर आएगा ना, ये 4,80,000 आएगा ये, तो ये 4,80,000 अब डायरेक्टली कहाँ पे लिखेंगे हम, 4,80,000 डायरेक्टली ये जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है ना, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में यहाँ पे करंट ईयर के लिए वो नंबर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली वहां पे आएगा। तो इस तरह से ये आएगा। अभी देखिए, अभी ये करंट टैक्स पहले आया है ये, इसके बाद देखिए मैं आपको नंबर ही दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होगा एग्जैक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट्स ऐसे ही बनाना है इसी फॉर्मेट में, ये आप माइंड में रख दीजिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट्स बनने के बाद नहीं, अभी देखिए अभी हमने क्या पोस्ट किया था, परचेसेस पोस्ट किए थे ना, यहाँ से परचेसेस कहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में पोस्ट किए, और मैंने आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो नोट्स टू अकाउंट बनता है वो डिटेल नोट्स टू अकाउंट आपको दिखाया। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट में, करंट इन्वेस्टमेंट्स में इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इस पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज आउटवर्ड। ये कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा, कैरेज आउटवर्ड जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंसेस में 9,600। ठीक है, इसके बाद सैलरी एंड वेजेस। अभी ये सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे जाएंगे, सैलरी एंड वेजेस ये जाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का हमारा नोट्स अकाउंट में ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट्स टू अकाउंट जो बना है वहां पे देखिए, इसके बाद है यार, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का जो नोट है ना, यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे जाएगा, सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एंड ये वहां पे जाने वाले। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस। अगर सैलरी पे कुछ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसे एडजस्टमेंट होगी तो हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, बट ऐसी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में उसे लिख रहे हैं। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस हो गए। यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंसली करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना स्टूडेंट्स, मैं ये पीपीटी बनाए, अलग अलग पीपीटी आपको दिखाने के चक्कर में क्या हो रहा है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। बट आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपने अगर क्वेश्चन पे ये सारी चीजें लिखी है तो आपको पोस्टिंग कितना इजी हो जाएगा, आप डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं ना। हाँ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आप वहां पे लिखेंगे। देन नहीं, अभी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस नहीं हुए, सॉरी, हमने अभी सैलरी एंड वेजेस लिखे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कहाँ पे जाएगा, पीपीई में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का यहाँ पे देखिए ये नोट बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर प्लांट ये लिखा था ऑलरेडी। अभी ये मोटर व्हीकल भी आया, मोटर व्हीकल इनर कॉलम में लिखा है। इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि उस पे देखिए एडजस्टमेंट मार्क किया है हमने, तो यहाँ पे
मोटर व्हीकल इनर कॉलम में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफ मोटर व्हीकल के बाद है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो ये स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो इसे हम डायरेक्टली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 18,200 स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के बाद देखिए रिपेयर्स टू बिल्डिंग है। ये रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहाँ पे जाता है? देखिए मैंने आपको जूम करके दिखाता हूँ। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये रिपेयर्स टू बिल्डिंग जाएगा कहाँ पे? रिपेयर्स टू बिल्डिंग का पोस्टिंग होगा अदर एक्सपेंसेस में। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग, देखिए रिपेयर्स टू बिल्डिंग अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्टली हम यहाँ पे इसे लिख रहे हैं। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग 34,600। यहाँ पे आपको पहले टोटल दिख रहा है क्योंकि ये पहले इफेक्ट दिया तो मतलब सीक्वेंस कुछ, बट आपको जस्ट पोस्टिंग कैसे हो रहा है उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, देन नोट्स टू अकाउंट्स में अभी हमने पोस्ट किया है रिपेयर्स टू बिल्डिंग को। रिपेयर्स टू बिल्डिंग के बाद कैश इन हैंड, ये कहाँ पे जाता है? कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में। तो कैश एंड कैश इक्वलेंट हमें बताएगी असेट साइड में ये नोट्स टू अकाउंट बनी हुई है कैश एंड कैश इक्वलेंट की। तो वहां पे ये जाएगा कैश एंड कैश इक्वलेंट का पोस्टिंग। एक मिनट, ये 10 के पहले ही है तो ये प्रोबेबली यहीं पे है। देखिए लोन्स है, अदर करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट का नोट्स कहाँ पे बनाए? इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ यही पे बनाए। देखिए जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पे। तो ट्रेड रिसीवेबल हमने लिखे अभी तक नहीं लिखे बट वो पहले आ गए। तो उसके बाद कैश एंड कैश इक्वलेंट का नोट्स जो बनेगा वहां पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड 17,000। ओके, कहाँ पे था कैश एंड कैश इक्वलेंट? ये आप देखिए कैश एंड कैश इक्वलेंट ये 17,000 रुपीज का। ठीक है, तो वो कैश एंड कैश इक्वलेंट में हमने लिख दिया कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्वलेंट के बाद बैंक बैलेंस। देखिए बैंक बैलेंस करंट अकाउंट, ये भी कहां पे जाता है? ये भी कैश एंड कैश इक्वलेंट में जाएगा 59,200। तो कैश एंड कैश इक्वलेंट में अगेन ये कैश एंड कैश इक्वलेंट्स है ना, तो बैंक बैलेंस 59,200 ये वहां पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी जस्ट हम जो पोस्टिंग कर रहे हैं ना उस पे फोकस कर दिया। आपने नोट्स बनाए हैं नोट्स टू अकाउंट, तो आप भी मेरे साथ इसे पोस्टिंग कर दीजिए, इससे आपका अच्छी तरह से समझ। देन है रिटर्न इनवर्ड्स। तो रिटर्न इनवर्ड्स कहाँ पे जाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में पता है हमें, हम पहले सेल्स लिखते हैं और सेल्स में से ये रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है। तो ये सेल्स रिटर्न वहां पे जाएंगे। तो ये देखिए जस्ट अ मिनट, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट्स बना है, इसमें पहले सेल्स लिखने हैं और सेल्स में से क्या करना है हमें? रिटर्न इनवर्ड माइनस करना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सेल्स की अमाउंट हमें क्रेडिट साइड पे दिए हैं और जो रिटर्न इनवर्ड है, ये रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे देखिए, रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे आप जहाँ पे कर्सर देख रहे हैं 18,000 के, और सेल्स का नंबर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे देखिए 10,18,000 का है। ठीक है, तो ये पोस्टिंग वहां पे हुआ सेल्स रिटर्न। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमें सेल्स में से ही माइनस करने ना, इसलिए हमने पहले लिखा। ठीक है, इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स जो भी है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये कहाँ पे जाएगा? करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए शॉर्ट टर्म के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, यहाँ पे 3,60,000 लिखा है और इस पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करके एडजस्टमेंट है, वो हम बाद में एडजस्टमेंट जब सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे, बट आपको अभी जस्ट ट्रेड रिसीवेबल लिखने हैं 3,60,000।
ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दे। ट्रेड रिसीवेबल के बाद है कैरेज इनवर्ड। देखिए कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, तो कैरेज इनवर्ड हमें लिखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में देखिए कैरेज इनवर्ड 10,200। मैंने आपको ये नोट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट्स आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये नोट्स फिक्स इसी फॉर्मेट में बनेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये आइटम तो कॉमन है ना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, देन परचेस रिटर्न, देन कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो ये तो कॉमन ही होते हैं, इसलिए ये नोट्स हर क्वेश्चन में बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। ठीक है, तो ये वहां पे हो गया कैरेज इनवर्ड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जूम करके दिखाता हूं मैं, कैरेज इनवर्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन बिल्स रिसीवेबल, लोन। ये लोन कहाँ पे लिखना है? करंट असेट्स में। तो करंट असेट्स में जो लोन है यहाँ पे लिखना है करंट असेट्स में। आपका जो लोन है, जस्ट मिनट, करंट असेट्स में यहाँ पे लोन, बिल्स रिसीवेबल में ये लिखना है लोन। बिल्स रिसीवेबल में इसकी अमाउंट आएगी 60,600। बिल्स रिसीवेबल देखिए लोन करंट असेट बिल्स रिसीवेबल 60,600। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहाँ पे अपना आ रहा है? कितने नंबर का बन रहा है ये? शॉर्ट जो बना है, क्या कहते हैं इसे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो प्रोबेबली यही रहेगा 20 नंबर का हमारा नो स्टॉक ऑन। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा 4,000 रुपीज। ठीक है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स कहाँ पे जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस पे। पावर एंड फ्यूल्स अदर एक्सपेंसेस पे। तो ये दोनों पॉइंट्स बैड डेब्ट्स एंड पावर एंड फ्यूल्स ये जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। फर्स्ट बैड डेब्ट्स 6,200, देन पावर एंड फ्यूल 18,600। ठीक है, बैड डेब्ट्स और पावर एंड फ्यूल के बाद देखिए बैड डेब्ट्स एंड पावर एंड फ्यूल के बाद गुडविल है। गुडविल के लिए सेपरेटली बनाए 2 नंबर का हमारा नोट स्टॉक अकाउंट है ना, इसमें 2 नंबर का बनाया ये। एक मिनट, हाँ ये तो देखिए पीपीए का बना, पीपीए के इसमें ही देखिए ये गुडविल 80,000 रुपीज लिखा हमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि गुडविल पे एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, डायरेक्टली वो गुडविल का अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। गुडविल के बाद देखिए इंश्योरेंस है। गुडविल के बाद इंश्योरेंस, रेंट एंड टैक्सेस, ये दोनों पॉइंट अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे है इंश्योरेंस आउटर कॉलम में 26,200, देन रेंट एंड टैक्सेस आउटर कॉलम में 16,000। ठीक है, तो नोट स्टॉक अकाउंट में अदर एक्सपेंसेस ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नोट स्टॉक अकाउंट है। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है अभी रेंट एंड टैक्सेस के बाद इंश्योरेंस, रेंट एंड टैक्सेस के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे? अदर नॉन करंट असेट्स में। तो अदर नॉन करंट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 8,000 एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 4,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे हमने एडजस्टमेंट मार्क की है, बट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स पे एडजस्टमेंट मार्क नहीं की है। तो ये वहीं पे अकॉर्डिंगली हम ऐसे ही पोस्टिंग करेंगे। तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए लोन्स हो गए। हाँ, अदर करंट असेट्स में जस्ट मिनट, ये कैश हो गया ना, यहाँ पे देखिए अदर नॉन करंट एसेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे ना 8,000, जिसमें से हमें राइट ऑफ करनी है पूरा, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे कि उस पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 8,000 इनर कॉलम में लिखे, लेस राइट ऑफ 8,000। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का बैलेंस नील आ गया है, बट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 4,000 है वो आया।
तो ये जो नोट नंबर 4 है अदर नॉन करंट असेट्स, उसकी टोटल क्या आ रही है, टोटल आ रही है 4000 रुपीज। और ये 4000 रुपीज हम कहाँ पे लिखेंगे, ये जो अदर नॉन करंट असेट्स यहाँ पे जो करंट ईयर का कॉलम है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अदर नॉन करंट असेट्स के बाद देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर करंट असेट्स है। तो अदर करंट असेट्स में ट्रेड पेएबल के बाद देखिए अदर करंट असेट्स, जस्ट मिनट, ये तो हुआ है ऑलरेडी। अदर करंट असेट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखा हमने 1000 रुपीज, ठीक है। ऐसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है शेयर कैपिटल, अदर करंट असेट्स, शेयर कैप, अदर करंट असेट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है शेयर कैपिटल, जस्ट मिनट, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे नोट बनेगा, नोट स्टॉक अकाउंट मैंने डिटेल में बोला था। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो नोट स्टॉक अकाउंट बनता है ना, इसमें हमें ऑथराइज कैपिटल भी लिखना होता है कंपनी का। तो अदर सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, ये जो भी है 10 लाख, बट वो काउंटिंग में नहीं लेते हैं हम, नंबर यही लेंगे 7 लाख वाला। तो शेयर कैपिटल का नोट स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए शेयर कैपिटल का नोट स्टॉक अकाउंट 10 नंबर का है। तो ये नोट स्टॉक अकाउंट ऐसे बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें एथोराइज कैपिटल एंड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखना है। तो एथोराइज कैपिटल कौन सा होता है, एथोराइज कैपिटल जनरली हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, ये देखिए। और इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ना 7 लाख रुपीज, ये इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है। तो एथोराइज कैपिटल दिया हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये अमाउंट आ गई 10 लाख रुपीज। जैसे कि मैंने बोला, इसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय इसे कंसिडर नहीं करने वाले हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, तो ये है 70 लाख रुपीज, सॉरी 7 लाख रुपीज, तो ये एज इट इज आएगा, ओके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गए यहाँ पे, देखिए शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद 9% डिबेंचर्स, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे, बोरोविंग्स में। तो इसका देखिए कैसे बनेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म के बोरोविंग्स, इसमें आएंगे डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स इनर कॉलम में इसलिए लिखे कि इस पे एडजस्टमेंट है, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट मार्क करके रखा है, देखिए 9% डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज भी, इस पे एडजस्टमेंट मार्क करके रखा है, ठीक है। तो ये लिख दिया। उसके बाद है पेंशन फंड। अभी पेंशन फंड कहाँ पे जाएगा, ये नॉन करंट लायबिलिटी बोरोइंग के पेंशन फंड है, करंट लायबिलिटीज में प्रोविजंस में आता है, ओके, करंट लायबिलिटीज के प्रोविजंस में। तो करंट लायबिलिटीज की प्रोविजंस हमें कहाँ पे मिलेंगे, अदर करंट है ना, करंट लायबिलिटीज में प्रोविजंस में लिखना है, हाँ पेंशन फंड, करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन पेंशन फंड आ गया, ठीक है। प्रोविजंस में पेंशन फंड 26,000 यहाँ पे लिखा, देखिए हमने 16 नंबर का ना पेंशन फंड। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल रिजर्व। अभी कैपिटल रिजर्व देखिए, ये कैपिटल रिजर्व जाएगा अदर इक्विटी में। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, या जो भी सारे फंड्स है ना, अलग अलग फंड्स होते हैं, वो सारे फंड्स कैपिटल रिजर्व में जाते हैं अदर इक्विटी में। इसके अमाउंट है 37,000, ठीक है। तो इसे अदर इक्विटी में लिखेंगे अभी, अदर इक्विटी। हाँ, ये भी नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए कुछ नोट्स टू अकाउंट जो है फाइनल अकाउंट में, वो कंपलसरी आपको बनाने हैं, एज इट इज बनाने हैं। कुछ नोट्स टू अकाउंट जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट जो है इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो ऐसे ही बनेगा। उसके बाद नोट्स अदर इक्विटी का नोट्स है, वो ऐसे इसी फॉर्मेट में बनेगा। अदर इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीवियस ईयर का रहता है वो जनरली लिखना है। उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसके बाद उसकी टोटल आती है,
एंड उसके बाद जो भी कुछ अप्रोप्रिएशंस होते हैं ना, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, हमने कुछ उसका यूटिलाइजेशन किया, वो ऐसे आउटर कॉलम में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आपको कंपनी फाइनल अकाउंट में कुछ नोट्स टू अकाउंट कंपलसरी बनाने हैं, जिसमें एक तो ये हो गया नोट्स टू अदर इक्विटी, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी बनेगा, कंपलसरी बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का भी बनेगा। देन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये हर किसी में बनाना है। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का भी नोट्स टू अकाउंट हमें हर क्वेश्चन में बनाना है। तो ये जो कुछ फिक्स नोट्स टू अकाउंट है, ये आप माइंड में रख दीजिए कि जिन्हें हमें प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, तो ये हम कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व कहां पे जाएगा? अदर इक्विटीज में जाएगा। तो अदर इक्विटी में देखिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आएगा 37,000, नीचे लिखा है देखिए। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स है, ये कहां पे जाते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो नोट है, जैसे मैंने बोला, ये बनाए ऑलरेडी हमने, यहाँ पे सेल्स लिखे हैं। सेल्स के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 अप्रैल। तो ये अदर इक्विटी में, अदर इक्विटी में देखिए ये जो बैलेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021, 70,000 रुपीज। तो ये ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद डिपॉजिट, नॉन करंट लायबिलिटीज में, बोरोविंग्स में डिपॉजिट जाएंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटीज का हमने ऑलरेडी लायबिलिटीज में बनाए ना, ये बोरोविंग्स वगैरह। लेट मी शो यू, इसमें क्या होता है ये, हाँ नॉन करंट। तो बोरोविंग्स का तो डिबेंचर्स आएंगे, इस पे ये एडजस्टमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उस पे। और उसके बाद ये जो डिपॉजिट्स है ना, डिपॉजिट्स के 29,400 यहाँ पे आएंगे। कहाँ गए डिपॉजिट्स हमारे? यहाँ पे 29,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आएगा अदर इनकम में। तो अदर इनकम के लिए देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो नोट्स बना है, इसके बाद अदर इनकम का भी नोट्स टू अकाउंट उसी में बना है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अदर इनकम, इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टिंग करना है। आई होप कि एक बार मतलब यहाँ पे अगर आपने क्लियरली लिखा है कि कौन सा पोस्टिंग कहाँ पे होने वाला है, तो इसके बाद पोस्टिंग इजी बन जाता है। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अनक्लेम डिविडेंड, ये अदर करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, वो उसके जगह पे उसका पोस्टिंग होगा, हर किसी का पोस्टिंग। देन डिविडेंड एंड इक्विलाइजेशन फंड की अदर इक्विटी में, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि प्रोविजन है, प्रोविजन में जाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाता है, जो ऑलरेडी, ये बेसिकली क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, ये हमने परचेस किए थे गुड्स, वो रिटर्न किए, परचेस रिटर्न है, वो ऑलरेडी हो गए। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अदर करंट लायबिलिटी, अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन अदर इनकम में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटीज में, बोरोविंग्स में आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अदर इनकम में। तो इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स आपको पोस्ट करने हैं। कितने नोट्स टू अकाउंट बने हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट बने हैं 23। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मतलब हमने अभी जो ये सेशन लिया है ना, वीडियो लिया है, ये बहुत ही लेंदी हुआ है मेरे हिसाब। देखिए 1 hour 22-23 मिनट, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनाया। और क्या होता है ना, इतना लेंदी वीडियो अपलोड भी जल्दी नहीं होता यूट्यूब पे। इसलिए अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये, और आपको अगर किसी मतलब आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल टीचिंग की जरूरत है, पर्सनल कोचिंग की जरूरत है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए मोबाइल नंबर पे। हम डायरेक्टली ऑनलाइन लेक्चर, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ। ऐसे ही मतलब जो प्रेजेंटेशन दिया है, यही प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा नंबर नोट डाउन कर दीजिए। नंबर है 9766318377। ओके, फिर एक बार मोबाइल नंबर चेक कर दीजिए। मैंने मोबाइल नंबर बताया 9766318377। इस मोबाइल नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हम अरेंज करके डायरेक्टली आपका ऑनलाइन लेक्चर भी ले सकते हैं, 1-to-1 लेंगे। ठीक है। हाँ, तो अभी ये तो ट्रायल बैलेंस का पूरा पोस्टिंग हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना आपका, ये ट्रायल बैलेंस पूरा पोस्टिंग हो गया। ठीक है, जहां जहां पोस्टिंग करना था ये पोस्टिंग कर दिया आपने, वो आइटम्स वहां पे लिख दिए। अब भी क्या करना है, अभी आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट के बारे में अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये जो 7 एडजस्टमेंट है, सातों एडजस्टमेंट के आपको इफेक्ट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल एट 5% पर एनम एज पर ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल, ये 5% से हमें डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो ये हमने बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल लिखा कहाँ पे, ये नोट्स टू अकाउंट पीपीई का जो नोट्स टू अकाउंट है यहाँ पे लिखा है। तो बिल्डिंग पे 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 3,60,000 का 5% आता है 18,000। सो 18,000 माइनस होगा, ये डिप्रिसिएशन है, तो 3,60,000 माइनस 18,000 अमाउंट आएगी 3,42,000। उसके बाद मोटर व्हीकल पे भी सेम हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 5% से। मोटर व्हीकल की अमाउंट है 80,000, 80,000 पे 5% आएगा 4 लाख रुपीज, सॉरी 4,000 रुपीज। और 4,000 रुपीज अगर हम माइनस करेंगे 80,000 में से, तो हमें 76,000 रुपीज नंबर मिलेगा। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन के फर्स्ट इफेक्ट हो गए यहाँ पे। इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी डिप्रिसिएशन के, सेकंड इफेक्ट होंगे इसके अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। हम जो नोट्स बनाते हैं ना सेपरेटली, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, फाइनेंस कॉस्ट का तो बना, ये देखिए डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 18,000 एंड देन डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 4,000। सो 18,000 प्लस 4,000 टोटल 22,000 रुपीज डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की टोटल आएगी। ठीक है, ये हो गए 22,000। नेक्स्ट, तो अभी हमने क्या किया है देखिए दोस्तों, डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स जो है इसके दोनों इफेक्ट कर दिए। एक तो इफेक्ट यहाँ पे हो गए पीपीई में माइनस कर दिया, और सेकंड इफेक्ट हो गए डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की नोट बनाई है हमने, उस पे या हमने ये कर दी। उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है, शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड रिसीवेबल, उस पे हमें ये 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है हमारे यहाँ पे देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स हमने लिखे नोट्स अकाउंट में 3,60,000 पे, इस पे भी हमें 5% से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स चार्ज करनी, जो आती है 18,000। सो 3,60,000 माइनस 18,000 3,42,000 हो गए। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा देखिए दोस्तों, प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो ये अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 18,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी जो नोट्स था, ये एक मिनट जस्ट एडजस्टमेंट्स था जो, ये कौन सा एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल वाला। फर्स्ट इफेक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पे माइनस किया, सेकंड इफेक्ट इसे दिखाया अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द डायरेक्टर्स प्रोपोज अ डिवीजन ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये जो डिवीजन है प्रोपोज डिविडेंड, इसका एडजस्टमेंट हमें करना है अदर इक्विटी, ये जो हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ना अदर इक्विटी, इसमें करना है। तो देखिए ये प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट, जो भी आएगा ना प्रॉफिट, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करने के बाद आएगा, तो ये जो भी आएगा यहाँ पे लिखना है प्रोपोज डिविडेंड, ये कितना है 56,000। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये कैलकुलेट करना है जो भी हमारा कैपिटल है, उस कैपिटल पे जो 8% बोला है उससे। तो हमारा कैपिटल देखिए, कैपिटल 7 लाख रुपीज है, उस पे 8% से 56,000 प्रोपोज डिविडेंड आता है। और ये प्रोपोज डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट होगा हमारा, यहाँ पे देखिए प्रोपोज डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट होगा नोट्स टू अकाउंट प्रोविजंस में एट 8% 56,000। ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड एट ₹30,200। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या करना है, हमने जो प्रोविजंस
शॉर्ट टर्म के जो प्रोविजंस है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए जो नोट्स बने हैं, नोट्स टू अकाउंट हमने बनाए हैं ना नोट्स में, तो वो उस प्रोविजंस में हमें ये लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,200, यहाँ पे एक इफेक्ट आ गया। और इसका सेकंड इफेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में टैक्स एक्सपेंसेस, यहाँ पे देखिए टैक्स एक्सपेंसेस और करंट टैक्स दिखाना है 30,200। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट हो गए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए हमने नोट्स टू अकाउंट में सेपरेट नोट बनाया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है ना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो नोट्स टू अकाउंट बनाया है हमने, लेट मी शो यू, देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल ना। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे हमें टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने कंप्लीट। सो 8,000 लेस राइट ऑफ 8,000 हो गए, बैलेंस हो गया नील। ठीक है, सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 8,000 लेस रिटर्न ऑफ 8,000, बैलेंस हो गया नील। इसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है 4,000, वो बैलेंस। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए ना हमने 8,000 रुपीज, ये कहाँ पे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस में अगेन। तो अदर एक्सपेंसेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 8,000 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपको सारे इफेक्ट्स देने हैं एडजस्टमेंट के। उसके बाद हाँ, और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 2022, मतलब पूरे साल का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये आउटस्टैंडिंग है, पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, तो पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियसली ये लाइबिलिटीज है ना, लाइबिलिटीज हम पे करते हैं। लाइबिलिटीज ये मतलब जो डिबेंचर से, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटीज पे क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो वो उसका पेमेंट करेंगे। उसका पेमेंट कहाँ पे आएंगे, बोरोविंग्स। यहाँ पे डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स में जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये पे करना है ना, ये लाइबिलिटी। तो डिबेंचर्स को हम ऐड करेंगे, 1 लाख प्लस 9,000, 1,09,000 हो गए। ये कितना, 9% डिबेंचर्स है ना, तो डिबेंचर्स पे एक साल का इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पे करना है, पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है। तो 1 लाख रुपीज पे 9% 9,000 आता है, 1 लाख प्लस 9,000, 1,09,000 आ गए। ये यहाँ पे इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। और इसका सेकंड इफेक्ट होगा हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स 18,000 रुपीज। ठीक है, इस तरह से फाइनेंस कॉस्ट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का इफेक्ट करना है। इसके उसके बाद देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 34,000। तो ये स्टॉक का कहाँ पे इफेक्ट हो गया है, इसका इफेक्ट हो रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में फर्स्ट। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ये आ गया फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड आएगा इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्रीज में हमने ऑलरेडी वो इफेक्ट कर दिया है। ठीक है, इन्वेंट्रीज भी देखिए, लोन ये शॉर्ट टर्म वाले है ना सारे, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट ये शॉर्ट टर्म वाले, ये सारे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट्स, एक मिनट हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्वेंट्रीज का पॉइंट किसके, किस टाइटल के अंदर आया है वही समझ में आ रहा है। इन्वेंट्रीज देखिए यहाँ पे 5 नंबर का नोट्स टू अकाउंट बना है ना, तो इसमें स्टॉक इन ट्रेड 34,000। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल आपको अभी कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस रिलेटेड टोटल आइडिया आपको आ गया होगा। आप जस्ट क्या कीजिए, इसको नोटबुक लीजिए। देखिए अकाउंट कोई आप मतलब जस्ट ऐसे ही देख के नहीं सीख सकते। अकाउंट आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके मतलब आप जब नोटबुक लेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट लर्न करेंगे और उसका पोस्टिंग करेंगे 1 बाय 1,
तो ही अकाउंट आपको समझ में आएगा। अगर जस्ट आप वीडियो देख रही है टोटल टाइम 1 घंटे से 1.5 घंटे, सिर्फ देख के अकाउंट आपको समझ में आने वाला नहीं। तो आप सॉल्व कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछिए, और मैंने मोबाइल नंबर भी मेरा शेयर किया है ड्यूरिंग द लेक्चर। जो शेयर किया है उस मोबाइल नंबर पे डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको एक काम करना है दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा टैली किया, मतलब तो ये क्वेश्चन पहले मुझे कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साथ में आपको बैलेंस शीट की टोटल भी लिखनी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप देख सकते हैं, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा है कि एक फाइनल अकाउंट पे, कंपनी फाइनल अकाउंट पे एक वीडियो बनाने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर कर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।